नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 67वीं परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल सेट संख्या 3 के पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करने की घोषणा करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय, तेलंगाना, सिक्किम, मणिपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। वर्तमान समय में देखें तो भारत का ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां पर रेलवे लाइन का विकास नहीं किया गया है, अर्थात भारत के सभी राज्यों में रेलवे लाइन का विकास हो चुका है। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हाल ही में बात करें तो असम से मेघालय के बीच, असम के दुधनोई से मेघालय के गारो हिल्स के बीच 131 किलोमीटर की रेलवे लाइन चालू की गई है। तो इस प्रकार मेघालय जो वंचित था वहाँ भी रेलवे लाइन की शुरुआत हो चुकी है। अगर बात करें भारत में रेलवे लाइन की कुल कितनी है, कितनी किलोमीटर में विस्तारित है, तो इसका 66,687 किलोमीटर। रेलवे लाइन कितनी है भारत में? तो है 66,687 किलोमीटर। अगर बात करें राज्य के स्तर पर तो सबसे ज़्यादा है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर की बात करें तो वो है महाराष्ट्र में। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 2, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल, क्षुद्रग्रह या एस्टेरॉइड्स। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। सूर्य, चंद्रमा और रात्रि के समय आकाश में जगमगाते लाखों तारों के समूह को खगोलीय पिंड अथवा आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। खगोलीय पिंड अथवा आकाशीय पिंड कहा जाता है। और बात करें यहाँ उल्का पिंड की, तो कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले हुए, कुछ उल्काएं जो होती है वो बिना पूरी तरह जले हुए अंतरिक्ष से निकलकर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, उसे ही कहते हैं उल्का पिंड। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड। यानी रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो बरमुंडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसमें हमेशा एक चीज़ सुनने को मिलती है जो कि इस उत्तरी अटलांटिक महासागर के बरमुंडा त्रिभुज में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की कई घटनाएं और दुर्घटनाएं अभी तक हो चुकी है। जहाज़ों और वायुयान की कई घटनाएं इस बरमुंडा त्रिभुज में हो चुकी है। अगर बात करें बरमुंडा त्रिभुज की क्षेत्रफल कितनी है, तो 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है बरमुंडा त्रिभुज। अगर बात करें इसका क्षेत्र का नाम, तो फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा नामक के मध्य स्थित है। किसके मध्य यह बरमुडा त्रिभुज स्थित है? उसका याद रखिएगा, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा नामक द्वीप के मध्य स्थित है बरमुडा त्रिभुज। तो बरमुडा त्रिभुज की अवस्थिति कहाँ है? तो वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत। या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत में। अगर हम बात करें यहाँ पर नवीन मोरदार पर्वत या वलित पर्वतों की उत्पत्ति जो होती है वो किस प्रकार होती है? तो वह संपीड़न की शक्ति के द्वारा है। संपीड़न की शक्ति द्वारा नवीन मोरदार पर्वत और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अगर यहाँ हम बात करें वलित पर्वत के कुछ उदाहरण की, तो वलित पर्वत के उदाहरण में पहला हम ले सकते हैं हिमालय, उसके बाद अल्पाइन पर्वत, रॉकीज, एटलस इत्यादि। वही हम लोग यूरोप के आल्प्स और दक्षिण अमेरिका के एडीज आदि के देखें तो वह मोरदार पर्वत के उदाहरण है। नवीन मोरदार पर्वत के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा, यूरोप के आल्प्स और दक्षिण अमेरिका के एडीज इत्यादि जो है
मुर्दार पर्वत के उदाहरण है। वही हम लोग यहाँ बात करें विश्व की सबसे ऊंची किस पर्वत की है, तो सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो उसका तो नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8848.86 मीटर। यह कहाँ है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह है 8848.86 मीटर। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मुर्दार पर्वत में। प्रश्न संख्या 5, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया, पेंक, डेविस, हटन, ट्रेवार्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंक। पेंक वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र को परिवर्तित किया था। अगर बात करें अपवर्तन होता कैसे है, तो नदियों के खास करके देखें तो नदियों के द्वारा जो प्रवाहित जल होती है और हिमानी वायु और लहर के माध्यम से अपवर्तन की क्रिया मुख्य रूप से होती है। प्रश्न संख्या 6, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, भाबर, बांगर, खादर, खोंडोलाइट, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ हम देखें और पुरानी मिट्टी की बात की गई है, पुरानी कछारी मिट्टी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर। लेकिन नई मिट्टी की बात होती तो उसे कहते हैं खादर। इस प्रकार गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो बांगर। लेकिन अगर नई कछारी मिट्टी की बात हो तो वह कहलाती है खादर। प्रश्न संख्या 7, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वह है गंगोत्री। अगर बात करें गंगोत्री की, तो इसकी लंबाई, इसकी जो 30 किलोमीटर यह लंबी है, 30 किलोमीटर लंबी है, और चौड़ाई की बात करें तो 2 से 4 किलोमीटर, 2 से 4 किलोमीटर यह चौड़ी और 30 किलोमीटर यह लंबी है। अगर बात करें दूसरी बात गंगोत्री से, तो गंगोत्री से ही गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो वह गंगोत्री हिमनद से ही निकलती है। इसकी अन्य, अगर भारत में बात करें अन्य हिमनद की, तो आप लोग सियाचिन, पुनमेह, कंचनजंगा प्रमुख हिमनद भी है। प्रश्न संख्या 8, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य वह है केरल। केरल में अगर देखा जाए तो देश में जितनी भी रबर उत्पादन होती है उसमें 90% रबर का उत्पादन केवल केरल में ही होती है। अर्थात केरल में 90%, पूरे देश के 90% उत्पादन रबर उत्पादन के साथ सबसे अग्रणी राज्य में है केरल। प्रश्न संख्या 9, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन है, ऑस्ट्रेलिया में कौन है। एक मिनट, यह क्वेश्चन थोड़ा गलत हो चुका है। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा है दुनिया का 100% जैविक राज्य। पहला क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है कैलिफोर्निया यूएसए, सी सिक्किम भारत, डी क्यूबेक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, जो कि भारत में है। भारत के सिक्किम राज्य जो है दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन चुका है। यानी यहाँ जो भी खेती होती है उसे जैविक उर्वरक के माध्यम से ही खेती की जाती है। अगर बात करिए कब घोषित किया गया, तो यह 2016 में घोषित किया गया पूर्ण रूप से जैविक राज्य। प्रश्न संख्या 10, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो बंगाल की खाड़ी में होती है नार्वेस्टर की उत्पत्ति, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। अगर बात करिए कब आती है बिहार में, तो यह खास करके मई जून के महीने में आते हैं। कब, तो मई जून के महीनों में आते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है। कहाँ पड़ता है नार्वेस्टर का सबसे ज़्यादा असर, तो वह पड़ती है बिहार के पूर्वी भागों में। और यह जब आती है मई जून के महीना में, तो याद रखिएगा वर्षा और ओले भी पड़ते हैं, वर्षा प्लस ओले। तो नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो वह होती है बंगाल की खाड़ी में, जिसका सर्वाधिक असर कहाँ पड़ता है, तो बिहार के पूर्वी बिहार क्षेत्र में।
प्रश्न संख्या 11, थॉर्नथ्वेस्ट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? CAW, BAW, DAW, BNW, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CAW। थॉर्नवेस्ट थॉर्नवेस्ट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CAW जलवायु क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में? CAW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है बिहार का अधिकांश भाग। प्रश्न संख्या 12, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा से, बंगाल की मानसून शाखा से, दक्षिण पूर्वी मानसून की शाखा से, डी दक्षिणी मानसून की शाखा से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की मानसून शाखा से। बिहार का मानसून अधिक किससे प्रभावित होता है? तो वह होता है बंगाल की मानसून शाखा से, क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है बिहार के, पूर्वी बिहार के, खास करके बात करें तो पूर्वी बिहार के और पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर है पूर्वी बिहार, तो इसके बंगाल की खाड़ी के नज़दीक होने के कारण सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, सबसे अधिक प्रभावित होता है बिहार का मानसून। किससे? तो बंगाल की मानसून शाखा से। इसलिए बिहार के क्षेत्रों में जलवायु में विविधता और मौसमी परिवर्तन भी देखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, पूर्वी समर्पित माल भाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, पटना, कोलकाता, और ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। तो पूर्वी समर्पित माल भाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र प्रयागराज में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 14, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल एवं असम, डी असम एवं अरुणाचल प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल एवं असम। ऑप्शन नंबर सी, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो वह होती है पश्चिम बंगाल एवं असम के क्षेत्रों में। अगर बात करें संकोश नदी की, तो यह उत्तरी भूटान से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश और असम के बॉर्डर के निकट मिल जाती है। कहाँ मिलती है? यह सबसे पहले बात करें संकोश नदी निकलती कहाँ से? तो उत्तरी भूटान से निकलती है। कहाँ से निकलती है संकोश नदी? तो यह उत्तरी भूटान से निकलती है और बांग्लादेश और असम की जो बॉर्डर है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र किस नदी में मिलती है संकोश नदी? तो बांग्लादेश और असम के बॉर्डर पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और यह असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो यह मध्य सीमा का कैसे प्रवाहित होते हुए किसके सीमा के निर्धारण करती है? तो वह पश्चिम बंगाल एवं असम। तो संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल एवं असम। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र एवं वहां पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है? हिमालय की तराई क्षेत्र सिनकोना, मध्य भारत देवदार, सुंदरी और उच्च हिमालय साल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि बी और डी ऑप्शन जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी ए और सी सुमेलित है, लेकिन बी और डी सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ बात करें तो सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी वन, तो ये तो सही हो गए। सुंदरी वन कहाँ मिलती है? तो वह आपको मिलेगी सुंदरवन के डेल्टा में। अगर साल की बात करें तो साल मध्य भारत में मिलती है साल। अगर यहाँ उच्च हिमालय में नहीं मिलती है, मध्य भारत के क्षेत्र में यह साल मिलती है। साल कहाँ मिलती है? तो वह मध्य भारत के क्षेत्र में। अगर राज्य की बात करें यहाँ तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में आपको साल वृक्ष मिलेगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? साल वृक्ष कहाँ मिलती है? तो मध्य भारत में। अगर यहीं बात करें सिनकोना की, तो सिनकोना भारत के तराई क्षेत्र का औषधीय वृक्ष है। सिनकोना कहाँ मिलती है? तो सिनकोना भारत की अर्थात हिमालय की तराई क्षेत्र का यह एक औषधीय वृक्ष होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए तो सही था और सी भी सही था, लेकिन बी और डी गलत था। तो सिनकोना कहाँ मिलती है? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में।
सुंदरी वन कहाँ मिलती है, तो वह सुंदरवन कहाँ मिलती है, तो वह सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में, यह भी सही था। लेकिन साल की बात करें तो यह मध्य भारत में मिलती है, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के इलाके में। अगर बात करें हम लोग देवदार वृक्ष की, तो यह 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। देवदार कहाँ मिलती है? मध्य भारत में नहीं मिलेगी, यह मिलेगी उच्च हिमालय क्षेत्र में मिलता है देवदार, खास करके 1500 से लेकर के और 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या था? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बी और डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रश्न संख्या 16, विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्वामीनाथन एवं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, बी अर्नेस्ट बोरलॉग एवं स्वामीनाथन, सी कुरियन एवं स्वामीनाथन, डी स्वामीनाथन एवं कुरियन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट बोरलॉग एवं स्वामीनाथन। विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता कौन है? तो वह हरित क्रांति के पिता किसे नाम से जानता है? अर्नेस्ट बोरलॉग एवं स्वामीनाथन को। अगर हम बात लोग करें नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की, यानी अर्नेस्ट बोरलॉग का ही पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की बात करें तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, लेकिन इन्होंने मैक्सिको में कृषि रिसर्च संस्थान में उत्कृष्ट कार्य किया था। अर्नेस्ट बोरलॉग का तो जन्म हुआ कहाँ? तो अमेरिका में, लेकिन इन्होंने रिसर्च का काम किया। कहाँ काम किया? तो वह किया था कहाँ? तो मैक्सिको में कृषि रिसर्च संस्थान में उत्कृष्ट कार्य किया था। और इन्होंने वहाँ रिसर्च सेंटर में क्या काम किया बोरलॉग? तो यह काम किए थे जो कि उन्नत किस्म का बीज का निर्माण किया था और कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति लाने का कार्य किसने किया? तो वह किया था अर्नेस्ट बोरलॉग। अगर बात करें यहाँ सिर्फ अर्नेस्ट बोरलॉग की, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत ने वर्ष 2006 में बोरलॉग को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था। किसे? तो बोरलॉग को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता कौन है? तो वह है अर्नेस्ट बोरलॉग एवं स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 17, निम्न में सही है खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, राजेंद्र स्टेडियम पटना, मिथिलेश स्टेडियम पटना, इंदिरा गांधी स्टेडियम आरा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आखिर क्यों? तो यहाँ देखेंगे 2 ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए है खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, तो ये तो सही हो गया। ये क्या है? एक मिनट, खुदीराम बोस स्टेडियम कहाँ है? तो वह है मुजफ्फरपुर, ये सही है। मिथिलेश स्टेडियम की बात करें तो ये भी है पटना में, ये भी सही है। अगर हम लोग यहाँ बात करें यहाँ पर राजेंद्र स्टेडियम की, तो राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है, पटना में नहीं है। छपरा में क्या है? वो है राजेंद्र स्टेडियम। और इंदिरा गांधी स्टेडियम की बात करें तो यह आरा में नहीं है, यह है पूर्णिया में। पूर्णिया में क्या है? तो वह है इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो यहाँ हम लोग याद रखें खुदीराम बोस स्टेडियम कहाँ है? मुजफ्फरपुर। राजेंद्र स्टेडियम कहाँ है? तो छपरा में। मिथिलेश स्टेडियम कहाँ है? तो वह है पटना में। लेकिन बात अगर इंदिरा गांधी स्टेडियम की भी हो तो वह है पूर्णिया में। प्रश्न संख्या 18, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? कुल सदस्यों का 3/4 भाग, कुल सदस्यों का 1/3 भाग, कुल सदस्यों का 5/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/2 भाग। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है 5/6 भाग। तो विधान परिषद के 5/6 भाग सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। यहाँ हम लोग बात करें विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद जो होगा, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जितनी होगी विधानसभा के सदस्यों की संख्या यानी एमएलए की संख्या, उसकी कितनी होनी चाहिए? 1/3। लेकिन अगर कम से कम की बात करें तो कम से कम 40 होना चाहिए। अगर आपके राज्य में अगर किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण किया जाता है तो उस राज्य में जितनी विधानसभा के सदस्यों का क्षेत्र सीट हो गया, अर्थात एमएलए का जितना सीट होगा उसके 1/3 भाग होगा एमएलसी, अर्थात विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/3। अगर कम से कम की बात करें तो वह 40 तो होना ही चाहिए, 40 से कम नहीं हो सकता विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। प्रश्न संख्या 19, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची नंबर 1 में है अनुच्छेद और दूसरे में है विषय। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 सूची में है। पहला अनुच्छेद 110, दूसरा है अनुच्छेद 112, तीसरा है अनुच्छेद 114, चौथा है
अनुच्छेद 108। और विषय की बात करें तो विषय में पहला ए दिया है धन विधेयक, बी दिया है वार्षिक वित्तीय विवरण, सी दिया है विनियोग विधेयक और डी दिया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर यहाँ हम लोग देखें धन विधेयक का संबंध कितना से है तो वह है, इसका सही उत्तर 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 सभी का मिलान सही है सामने सामने। धन विधेयक की और चर्चा करें तो वह है अनुच्छेद 110 से संबंध किसका है, धन विधेयक का। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध कितना है तो 112 से। वहीं हम लोग बात करें विनियोग विधेयक की तो वह होती है 114 और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात हो तो 108। धन अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में क्या है तो वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 114 में क्या है तो विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 108 में क्या है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर ए 164, बी 166, सी 167, डी अनुच्छेद 163, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगी तो वह करेंगे राज्यपाल। और मंत्रियों की अगर बात हो, मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा तो राज्यपाल ही करेंगे मंत्री की भी नियुक्ति, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। और अगर यहाँ हम लोग बात करें अनुच्छेद 153 की तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। प्रश्न संख्या 21, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्य से, प्रस्तावना से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य से। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है तो वह है मूल कर्तव्य से। अगर हम लोग यहाँ बात करें मूल कर्तव्य कहाँ है तो भाग 4A में। कितना में है मूल कर्तव्य तो वह है भाग 4A में। इससे जोड़ा कब गया मूल कर्तव्य को तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर बात करें मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है संविधान में तो वर्तमान समय में 11 है। वर्तमान समय में कुल कितनी है मूल कर्तव्य तो वह है 11, लेकिन जब बना था 1976 में तब इसकी संख्या कितनी थी, तब थी मूल कर्तव्य की संख्या 10। अगर कोई यहाँ एक प्रश्न उठ दे या परीक्षा में आ जाए, क्या मूल कर्तव्य की व्याख्या या मूल कर्तव्य संविधान के मूल संविधान में था, तो इसका उत्तर होगा नहीं। मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में, यानी जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय मूल कर्तव्य नहीं शामिल किया गया था भारतीय संविधान। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता, राज्यसभा, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, विधान परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अर्थात यहाँ हम लोग देखें तो राज्यसभा और विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता है। किसको विघटित नहीं किया जा सकता है तो राज्यसभा और विधान परिषद को। ये दोनों जो होती है ये दोनों अस्थायी सदन होते हैं। ये दोनों क्या होती है तो ये दोनों अस्थायी सदन होते हैं। इतना ही नहीं, इसका एक और नाम दिया जाता है जिसे कि उच्च सदन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा उपाध्यक्ष। इसकी बात करें किस आर्टिकल में लिखा गया है जो कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा, तो आर्टिकल याद रखिएगा 179 क्लॉज ख। प्रश्न संख्या 24, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है, 1 माह, 6 माह, 3 माह, 3 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसका संबंध बात करें 164 क्लॉज 4। 164 क्लॉज 4 में ही क्या बताया गया है, कोई भी मंत्री बिना विधानसभा के सदस्य हुए अधिकतम 6 महीना तक अपने पद पर बना रह सकता है।
प्रश्न संख्या 25, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा। 164 क्लॉज 2, 164 क्लॉज 2 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी, पंडित नंदिनी सत्यपति, सरोजिनी नायडू। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। भारत में, अर्थात भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वह बनी सुचेता कृपलानी। वह भी कहाँ के मुख्यमंत्री बनी थी? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की, यूपी की। अगर यहाँ बात करें जो कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वह थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या थी? तो वह प्रथम महिला राज्यपाल थे। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किस राज्य की? तो यूपी की। प्रथम महिला राज्यपाल की बात हो तो वह होगी सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 27, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंध, बी, निर्वाचन सुधार, सी, राजकोषीय संघ राज्य पद्धति, डी, नए राज्यों का संबंध। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो वह रिपोर्ट संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। पुंछी आयोग का संबंध किससे? तो वह है केंद्र राज्य संबंध से। यही अन्य आयोग की भी बात करें जिसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से रहा, तो याद रखिएगा 1970 का 1970 राजमन्नार आयोग जो कि केंद्र राज्य के संबंध में था। आगे याद रखें तो भगवान सहाय समिति 1971 का भगवान सहाय समिति, वह भी केंद्र राज्य संबंधों से। और सरकारिया आयोग की बात करें तो 1983। तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। अन्य केंद्र राज्य, अगर कुछ और रिपोर्ट की बात करें, कुछ अन्य आयोग की बात करें जिसका गठन केंद्र राज्य संबंधों के बारे में है, तो याद रखिएगा राजमन्नार आयोग 1970 में गठन हुआ था, भगवान सहाय समिति 1971 में, और सरकारिया आयोग की बात करें तो यह भी हुआ था केंद्र राज्य संबंधों से के गठन के संबंध में ही, तो वह है 1983 का। तब सरकारी आयोग 1983 का संबंध केंद्र राज्य संबंध से ही है। प्रश्न संख्या 28, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। श्रम को किस सूची के अंदर रखा गया है? तो वह रखा गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगर यहाँ बात करें समवर्ती सूची के अंतर्गत तो रखा गया है। अनुसूची की बात करें, सूची तो हो गया समवर्ती, अगर अनुसूची की बात करें तो वह अनुसूची होगी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत देखा जाए, जब ये समवर्ती सूची की बात हो गई, तो श्रम को किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों अपना कानून बना सकते हैं श्रम से संबंधित। अगर वर्तमान समय बात करें तो 44, वर्तमान समय में कितने? तो 44 श्रम कानून केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और राज्य के अधीन 100 से अधिक कानून शामिल है। तो श्रम किस सूची के हैं? तो समवर्ती सूची। अनुसूची की बात करें तो वह है 7वीं अनुसूची, अर्थात राज्य और केंद्र दोनों इसके संबंध में कानून बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 29, ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। ई उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर डी 60 दिन, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि ट्रेजरी बिल की बात करें तो वह 91 दिन के लिए भी जारी किया जाता है, 182 दिन के लिए भी जारी किया जाता है और 364 दिन के लिए भी जारी किया जाता है। कितने दिनों के लिए ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है? तो ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। अगर बात करें ट्रेजरी बिल होता क्या है, तो ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम है कोषागार बिल। यह आरबीआई द्वारा सरकार को अल्प अवधि में ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यह जो है ट्रेजरी बिल, यह आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा? तो आरबीआई द्वारा सरकार को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।
प्रश्न संख्या 30, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया गया है? $1, $1.5, $1.9, $2। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पहली बात करें, यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, तो यह जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, अर्थात वर्ल्ड बैंक। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा। और अगर बात करें यहाँ पर, तो वैश्विक स्तर पर $1.9 अर्थात 145 से 150 रुपये, वैश्विक स्तर पर $1.9 या 145 से 150 रुपये से कम राशि में जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रतिदिन, जो लोग अगर $1.9 से कम अर्थात या रुपया में याद करें तो 145 से 150 रुपये से कम राशि में अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसे निर्धनता रेखा में रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 31, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बौद्धिक संपदा, कंपनी व शेयरों के हित, निजी संपत्ति का रिकॉर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों की संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए। तो स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करने से। प्रश्न संख्या 32, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों का सही क्रम है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, दिल्ली, दिल्ली, गोवा, केरल, दिल्ली, गोवा, पंजाब। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा, सिक्किम, दिल्ली। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य में पहले स्थान पर है गोवा, दूसरे स्थान पर है सिक्किम और तीसरे स्थान पर है दिल्ली। अगर वहीं प्रति व्यक्ति सबसे कम आय किसकी है? तो वह है बिहार के। प्रश्न संख्या 33, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? 2 एकड़, 2.66 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.66 एकड़। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? तो वह है 2.66 एकड़। यहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वह है 145 एकड़, 145 एकड़। और कनाडा की बात करें तो याद रखिएगा 235 एकड़। प्रश्न संख्या 34, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग का ऑप्शन नंबर कथन 1 है, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। 2, संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण करता है। 3, राज्यों की सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है। कूट दिया है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी केवल 1। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पे क्या होगा आंसर? तो यहाँ तीनों का तीनों कूट क्या है? तो वह सही है। यानी यहाँ जान ले तो ऑप्शन से पढ़ लेंगे तीनों के, तो 3 बातें तो जरूर याद हो जाएगी। तो वित्त आयोग की पहला क्या होती है वित्त आयोग के बारे में? तो वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल 280 किससे? तो वित्त आयोग। दूसरा याद रखिएगा, संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच क्या करती है वित्त आयोग? करों की शुद्ध आगमों का वितरण। तीसरा याद रखिएगा, राज्यों को सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करती है। सहमता अनुदान के लिए क्या करती है? तो वह सिद्धांत का निर्माण। इस प्रकार यहाँ पर तीनों का तीनों ऑप्शन सही था। प्रश्न संख्या 35, नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? इंटरनेट, समुद्री संसाधन, ऊर्जा, विद्युत। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री संसाधन। यानी समुद्र से संसाधन, जितने भी समुद्र के संसाधन है उसका प्रयोग करके, इतना ही नहीं समुद्र, और इसका मतलब ये नहीं नीली अर्थव्यवस्था का संबंध है समुद्री संसाधन, यानी समुद्री संसाधन का उपयोग करके अपने जीवन यापन को अच्छा करना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है
इतना ही नहीं, समुद्र का भी रख रखाव करना है, क्योंकि अगर आप उससे आय का अर्जन करते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसका भी रक्षा भी कीजिएगा आप, उसके पर्यावरण की पूरी तरह उसकी ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो वह याद रखना समुद्री संसाधन से। अगर बात करें किसके अनुसार यह कहा जाता है जो कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध है समुद्री संसाधन से, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक। विश्व बैंक के अनुसार नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो वह है समुद्री संसाधन से। प्रश्न संख्या 36, भारत में कब तक औसत अनुमानित आय 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? 2022, 2025, 2030, 2035। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025। भारत में 2025 तक औसत अनुमानित आय 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। यह किस में रखा गया है यह लक्ष्य, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में रखा गया है। प्रश्न संख्या 37, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,000। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में दी जाती है, तो वह ग्रामीण इलाकों में कितनी दी जाती है राशि शौचालय निर्माण के लिए, तो 12,000। एक बात यार यहाँ तक याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई, तो वह की गई थी 2014 में। प्रश्न संख्या 38, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 से 23, 2024 से 25, 2025 से 26, 2030 से 31। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 से 25। जल जीवन मिशन के तहत कब तक, तो 2024 से 25 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर बात करें यहाँ हम लोग जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है, तो 2024-25 तक हर घर में नल से जल को पहुंचाना है। प्रश्न संख्या 39, 2019-20 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? 6,11,500 करोड़, 4,14,977 करोड़, 6,11,804 करोड़, 70,000 करोड़। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6,11,804 करोड़। यानी 2019-20 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है, तो वह है 6,11,804 करोड़। प्रश्न संख्या 40, बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? 12,000, 10,000, 15,000, 8,000। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000। बजट 2020-21 में 15,000 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में किसमें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात रखी गई है। वहीं अगर इसमें बात करें तो कुल 100 नए सैनिक स्कूल की भी स्थापना की बात की गई है। कितने, तो 100 नए सैनिक स्कूल की भी स्थापना की बात की गई है। इसके अतिरिक्त और याद रखें तो जनजाति क्षेत्र में कितने, तो जनजाति क्षेत्र में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना रखी गई है। तो बजट 2020-21 में कितने विद्यालयों का आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है, तो वह 15,000 विद्यालय को क्या करना है, आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। 100 क्या करना है, तो 100 सैनिक स्कूल खोलना है। 750 क्या करना है, तो 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना करना है। अगर बात करें लेह लद्दाख में, तो वहाँ पर शिक्षा को विकसित करने के लिए लद्दाख के लेह में कितनी, तो मात्र एक, लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की भी बात कही गई है। किस में, तो बजट 2020-21 में। प्रश्न संख्या 41, बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? 2022, 2023, 2024, 2025। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023।
अर्थात बजट 2020-21 में 2023 तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% यानी 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 42, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? 9 जनवरी 1915, 15 जनवरी 1915, 26 जनवरी 1915, 30 जनवरी 1915, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो वह आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसी दिवस पर 9 जनवरी को ही भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 43, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो प्रांतों में शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से लगाया गया था। अगर बात करें 1919 के जो लगाया गया 1919 में जो लगाया गया था भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से शासन व्यवस्था प्रांतों में, उस समय कौन थे? तो उस समय शासनकाल था लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। प्रश्न संख्या 44, द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सर विलियम हंटर, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम हंटर। द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर विलियम हंटर। इसके अंतर्गत अर्थात इस पुस्तक में द इंडियन मुसलमान पुस्तक में यह बताया गया था कि भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए खतरे के प्रति ब्रिटिश सरकार को सचेत किया गया। क्या किया गया इस पुस्तक में? तो भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए खतरे के प्रति ब्रिटिश सरकार को सचेत किया गया और सुझाया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से हिंदुओं का आंदोलन है तथा भारत इस आंदोलन की शक्ति को कम करने के लिए अब तक उपेक्षित मुसलमानों के प्रति संतुलन के रूप में उपयोग कर सकती है। तो द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक सर विलियम हंटर थे। और उस समय जो आंदोलन हो रहे थे तो इस पुस्तक में क्या बताया गया? ये जो आंदोलन हो रही है भारत में वो किसका है? तो वह मुख्य रूप से हिंदुओं का आंदोलन है। अगर ये बात करिए पुस्तक कब जारी किया गया था, तो यह जारी पुस्तक किया था 1871 में। प्रश्न संख्या 45, बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल देखें तो 1921 से 1926, 1921 से 1926। अगर बात करें जो कि गया में कब हुआ था, तो वह हुआ था 1922 में। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल था 1921 से 1926। अगर बात करें बिहार के गया में कब यह जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो वर्ष 1922 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास। ये जो गया में अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में विधानसभा में प्रवेश को लेकर एक बार पुनः कहाँ, तो विधानसभा में प्रवेश को लेकर पुनः कांग्रेस पार्टी में क्या हो गई? विभाजन। और 1 जनवरी 1927 को कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नया स्वराज दल का निर्माण हुआ। स्वराज दल की स्थापना हो गई और इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। तो याद रखिएगा स्वराज दल की स्थापना किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 46, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? इसमें सिर्फ 20% भारतीय को स्थान दिया गया। भारतीय प्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार नहीं था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। डी सारा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे।
तो साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया। इसी के विरोध में अगर बात करें, साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय के द्वारा लाठी से चोट खाने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? तो वह हुई थी लाहौर में। किसके विरोध में? तो साइमन कमीशन के विरोध में ही। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। यह बात करें जो कि लाया कब गया था, भारत कब आया, तो 1928 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में। उस समय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931 तो 1927 में इसका गठन किया गया था साइमन कमीशन का। और भारत कब लाया गया था? तो वह लाया गया था 1928 में। इस समय किसकी मौत हुई थी? तो लाला लाजपत राय की इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में अंग्रेजों के लाठी से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। प्रश्न संख्या 47, भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इसमें बात करें यह समिति कितने सदस्यों की थी? तो यह एक 8 सदस्यीय समिति थी और इसे 28 अगस्त 1928 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके तहत क्या किया गया है? जो कि संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया और 28 अगस्त 1928 को क्या किया गया? तो एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, जिस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट। तो भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? तो वह थी मोतीलाल नेहरू। तो इस अध्यक्षता में जो समिति की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो वह रिपोर्ट का नाम है नेहरू रिपोर्ट। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाए। सबने अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह को फांसी, बटलर आयोग का गठन, पूना पैक्ट, कूट 1 2 3 4 5 6, बी 5 1 3 2 4 6, सी 2 3 1 4 5 6, डी 1 2 5 4 3 6। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 1 3 2 4 6। अगर यहाँ हम लोग बटलर आयोग की बात करें, 5 पहले क्यों होगा? तो 1927, बटलर आयोग 1927। उसके अगर बात करें सबने अवज्ञा, 5 1 है ना, तो 1 कैसे हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 सबने अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद के प्रथम गोल मेज आंदोलन की तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931। अगर यहाँ हम लोग बात करें गांधी इरविन समझौता की तो 5 मार्च 1931। भगत सिंह की फांसी की बात करें तो यह 5 मार्च की थी और इनका भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931। और पूना पैक्ट की बात करें तो 1932। तो यहाँ याद रखें बटलर आयोग का गठन कब किया गया? तो 1927। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज आंदोलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। पूना पैक्ट हुआ था 1932। एक बार और याद रखें, बटलर आयोग का गठन 1927, सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931। भगत सिंह को फांसी कब, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को और पूना पैक्ट हुआ 1932 में। प्रश्न संख्या 49, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह 8 मंत्रियों की एक परिषद था। बी, मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। तीसरा दिया गया, मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। चौथा, मंत्री के पद आनुवंशिक थे। कूट 1 और 3, बी 2, सी है केवल 3, डी केवल 4। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात केवल 4 जो है ये गलत है। 4 क्या है? ये गलत है। बाद बाकी अष्टप्रधान के बारे में 3 सही है। तो 3 कौन कौन सही है? तो अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों का एक परिषद था। मंत्री को कोई विशेष अधिकार भी नहीं दिया गया था इसके अंदर। और मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य भी नहीं थे।
अगर चौथा बात करें तो मंत्री के पद आनुवंशिक थे, नहीं, मंत्री के पद आनुवंशिक नहीं थे। क्या थे? मंत्री के पद आनुवंशिक नहीं थे। तो अष्टप्रधान के बारे में जानते, इसमें क्या था? अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों का एक परिषद था। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। मंत्रियों को से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य भी नहीं थे और मंत्री के पद आनुवंशिक नहीं थे। प्रश्न संख्या 50, वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि गांधी जी राजनेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल, लॉर्ड वेलिंगटन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अर्थात सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने 1933 में राजनेता के रूप में गांधी जी को असफल रहे कहा था। तो किस किस ने कहा था 1933 में गांधी जी राजनेता के रूप में असफल रहे हैं? तो वह कहे थे सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल। और बात करें विट्ठल भाई पटेल के, तो विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।